औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। तो नाज़रीन, आपने 2 दिसंबर 2019 के बाद बिलअमूम और फरवरी 2020 के बाद बिलखसूस जो है, जब से पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस ने एक पेंडेमिक, एक वबा की सूरत अख्तियार कर ली है, आपने जो है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं कोरोना वायरस के बारे में जो है आपने बिल्कुल सुनी होंगी। तो आज जो है मैं आपके लिए इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज़ और मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज़ की तरफ से एक वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ। उन तमाम जो वीडियोज़ आपने पहले इससे सुनी हैं या देखी हैं, उनको मैंने इसके अंदर जो है वो कंक्लूड करने की एक जो है वो मुश्तरक करने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर जो है आगे चल के जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर हम ये सीखेंगे और हम इस तरह जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप ख़ुद को और अपने जानने वालों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त रिश्तेदारों को और पूरे माशरे को जो है कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं और इस बीमारी को फैलने से हम कैसे बचा सकते हैं। आज मैं मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी कम्युनिटी इम्यूनिटी एम्बेसडर के तौर पे आपके साथ मुखातिब हूँ। इस वीडियो के अंदर जो है इंशाल्लाह हम जो है इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम जो है इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो है ख़ुद को और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जो है इस बीमारी से हम बचा सकें। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम जो है जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो हम इसके अंदर जो हम याद करेंगे या इसको हम समझेंगे कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्या होती हैं और कैसे जो है वो ट्रांसमिट होती हैं एक जगह से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड शख्स से जो है जो बीमारी के अंदर लाहक है, उससे जो है वो दूसरे हेल्दी पर्सन को या सेहतमंद इंसान को ये कैसे जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। और हम जो है फिर हम चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी जो है एक बीमार शख्स से जो है, एक इन्फेक्टेड शख्स से जो है बीमारी के अंदर लाहक जो शख्स है उससे सेहतमंद इंसान को जो कैसे ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है और उसका फैलाव जो है वो कैसे होता है और इसके अंदर जो कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, कौन से अनासर हैं जो इस फैलाव को जो है वो पैदा करते हैं। और फिर हम कुछ ऐसी जो है वो तजावीज़ भी देखेंगे, कुछ ऐसी जो है वो हम जो है वो प्रिवेंशंस भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम ख़ुद को भी इस बीमारी से हम बचा सकते हैं और अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को और पूरे माशरे को हम जो है इस बीमारी से हम बचा सकते हैं और इसके हम फैलाव को हम रोक सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं, सांस की जो बीमारियां जो हैं वो क्या होती हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये जो बीमारियां हैं ये एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर, एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद शख्स के अंदर जो है इंसानों के अंदर कैसे फैलती हैं, फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं, ख़ुद कैसे बच सकते हैं, हम दूसरों को हम इससे कैसे बचा सकते हैं और फिर इसको हम फैलाव को हम कैसे रोक सकते हैं। और फाइनली हम फिर जो है इसके हम नतीजे की तरफ जाएंगे कि पूरी जो है वीडियो को, इस लेक्चर को सुनने के बाद हम इसको फाइनली इसको हम कंक्लूड करेंगे कि हमने इससे क्या सीखा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं और सांस की बीमारियां जो हैं वो क्या होती हैं। वायरसेस हम ये कह सकते हैं एक ऐसा बीमारी फैलाने वाला एजेंट है जो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही जो है
छोटा होता है, जो कि आम खुली आंख से हम इसको नहीं देख सकते। और सम टाइम जो है एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से जो है वो इसकी जो साइज़ है इतना कम होता है कि ये हम इसको छोटी खुली आंख से भी नहीं हम इसको देख सकते, और जो है एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी हम इसको जो है वो नहीं देख सकते। और वायरसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट है जो सिर्फ जो है वो जानदार जो अशिया हैं, जैसे इंसान हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके अंदर ही जो है ये जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है, अब ग्रोथ कर सकता है, और जो है अपनी अपनी जो है वो लाइफ को जो वो जारी रख सकता है। तो वायरसेस जो हैं वो ज़्यादातर जो वायरसेस हैं वो सांस की बीमारियां जो है वो पैदा करते हैं, और सांस की बीमारियां जब ये पैदा करते हैं तो ये ज़्यादातर जो है वो हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो है ये इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, और उनकी जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है, जो उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको ये डिस्टर्ब भी करते हैं और उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 क्या है और इसको कोविड-19 हम क्यों कहते हैं। कोविड-19 जो है बीमारी है जो कि कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसकी वजह से ये जो है वो बीमारी जो है वो पैदा होती है, और जो है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ये ट्रांसफ़र होती है। कोविड-19 जो है इसको अगर हम इसको हम डिवाइड करें कि इसका नाम जो है वो क्यों रखा गया, कि को जो है CO जो है वो कोरोना को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, VI जो है वो वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और D जो है वो डिज़ीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 19 जो है ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये कोरोना वायरस जो है ये इसकी जो नस्ल जो है ये दरियाफ़्त हुई, डिस्कवर हुई, और ये जो है वो पहली दफ़ा जो है चाइना के अंदर वुहान उसका जो सिटी है उसके अंदर जो है ये दिसंबर 2019 के अंदर इसका जो है ये डिस्कवर हुआ, और उसका जो है वो एक पेंडेमिक की वबा की सूरत इसने इख्तियार की, और जो है इसने जो है वो लोगों को और फिर उस वुहान के अंदर और फिर चाइना से बाहर जो है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है इसको जो है इसने इन्फेक्ट किया, उनको बीमार किया। तो कोरोना वायरस जो फैमिली है उसके अंदर बहुत सारे और भी जो हैं वायरसेस जो हैं शामिल हैं। उसके अंदर जो है स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो भी पैदा करते हैं। उसके बाद मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो एक डिज़ीज़ है उसको भी पैदा करने में जो है वो कोरोना वायरस जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो ज़्यादातर कोरोना वायरसेस जो हैं कि जो स्पीशीज़ है ये नस्ल है ये ज़्यादातर जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं, सांस की बीमारियां जो है वो पैदा करने का जो है वो बाइस बनते हैं। सिम्टम्स जो हैं कोरोना वायरस के, स्पेशली कोविड-19 जो है जो डिज़ीज़ है उसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कम जो हैं, माइल्ड जो हैं, बहुत कम भी सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, और वो सवेयर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बहुत जो है वो मोहलिक जो है वो उसके जो है वो सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है वो फ़ीवर, बुखार की कैफियत पैदा होती है, बहुत ही हाई फ़ीवर होता है इसके अंदर, कफ़ जो है, खांसी इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सांस लेने में जो है वो दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर कोरोना वायरस एंटर होने के दो से 14 दिनों के बाद जो है ये सिम्टम जो हैं उसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अलामात जो है उस शख्स के ऊपर या उस पेशेंट के ऊपर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें, कोरोना वायरस जो है बहुत सारे लोगों में इसकी जो है वो अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ऐसे लोग ऐसा इंसान जिसके अंदर जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है उसके क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होगा, तो उसके अंदर ये कोरोना वायरस की जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो बहुत कम जो है वो ज़ाहिर होती हैं। लेकिन वो वायरस जो है उसके अंदर जो है वो ग्रो भी कर रहा होगा, उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई भी कर रहा होगा और अपनी जो है वो ग्रोथ को भी जारी रखेगा। तो वहाँ से जो है वो दूसरे जो है वो लोगों को जो है वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है।
स्पेशली जो है कोरोना वायरस या वायरस इन्फेक्शंस के अंदर एंटीबायोटिक्स और स्पेसिफ़िकली एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट्स हैं वो जो हैं वो कारआमद नहीं होती। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो है वो कारआमद होती हैं। इसलिए कोरोना वायरस के इलाज के लिए उसकी प्रिवेंशन के लिए जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा कारआमद नहीं होता। लेकिन आपने जो है वो सुना होगा, बल्कि आपने जो है वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी एंटी मलेरियल जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए, और बहुत सारी और जो है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो हैं जैसे अज़िथ्रोमाइसिन वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये अभी फ़िलहाल जो है कोई हम कह सकते हैं कोई ऑथेंटिक ड्रग्स नहीं हैं। इसके ऊपर डिबेट जारी है, इसके ऊपर जो है वो रिसर्च जारी है। तो किसी भी तरह का हम इसको कंक्लूजन के अंदर नहीं ले सकते कि ये जो एंटी मलेरियल एजेंट्स जो हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं या दूसरे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो हैं वो कोरोना वायरस के इलाज के लिए या उसकी प्रिवेंशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कोरोना वायरस जो है कोविड-19 डिज़ीज़ का कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक बीमार शख्स से दूसरे हेल्दी जो पर्सन है, एक बीमार आदमी से दूसरे जो सेहतमंद आदमी है उसको कैसे जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है या फैल सकती है। इसके जो 3 तरीक़ाकार हैं, हम कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है वो 3 तरीक़ाकार से मुख्तलिफ जो हैं उससे एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है या फैल सकती है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया इससे पहले कि कोरोना वायरस जो है या कोविड-19 स्पेसिफ़िकली जो है ये रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है, एक सांस की बीमारी है। तो ज़्यादातर जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन जो है, जो बीमार आदमी है कोविड-19 की बीमारी के अंदर लाहक है, जब वो खांसेगा या वो छींक मारेगा तो उसके सांस से जो वो एक्सहेल कर रहा है उसमें जो है वो ड्रॉपलेट्स जो कतरे निकलेंगे, उससे ये जो इन्फेक्शियस एजेंट जो है, ये वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जो है वो फैल सकता है। उसके अलावा जो कोविड-19 की बीमारी में लाहक जो शख्स है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से, उसको हाथ मिलाने से, उसके साथ गले मिलने से जो है, या बहुत ही कम जो है वो समाजी फ़ासला रख के बात करने से जो है ये उसको जो है वो फैल सकता है। या उस शख्स के ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें हैं, मोबाइल है या जो टेबल सरफेस है, या हर उस चीज़ को जो उस शख्स ने हाथ लगाया है वहाँ पे अगर कोई सेहतमंद इंसान उसको हाथ लगाएगा तो वहाँ से भी जो है वो ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है और दूसरे शख्स के अंदर जो है वो जा सकता है या फैल सकता है। या तीसरा जो इसका सोर्स हम कह सकते हैं या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो उस फ़िज़ा के अंदर, जो है उस कमरे के अंदर, उस एरिया के अंदर जिसमें वो इन्फेक्टेड जो है वो बीमार आदमी जो है कोविड-19 की बीमारी में जो मुब्तला शख्स है वो सांस ले रहा है या वो खांसी कर रहा है या वो छींके मार रहा है, तो उस कमरे की, उस इलाके की फ़िज़ा में जो है वो वायरसेस जो हैं उसके ड्रॉपलेट के अंदर जो है वो घूम रहे होंगे, वहाँ पे फैले हुए होंगे। और एक सेहतमंद इंसान जब उस फ़िज़ा के अंदर, उस कमरे के अंदर या उस इलाके के अंदर सांस लेगा तो उससे भी जो है वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर जा सकता है और उसको जो है वो बीमारी जो है वो पैदा हो सकती है उसके अंदर। किस तरह जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया पिछली जो है वो स्लाइड के अंदर, कि किस तरह जो है वो कोविड-19 जो बीमारी है, ये जो डिज़ीज़ है, कैसे जो है एक बीमार शख्स से दूसरे जो है वो हेल्दी इंसान के अंदर जो है वो फैल सकती है। तो कोविड-19 जो है रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है। तो जो बीमार शख्स है उसकी जब वो खांसेगा या वो छींक मारेगा तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो कतरे निकलेंगे छींक के दौरान या खांसने के दौरान, तो वो कतरे जो है वो दूसरे एक सेहतमंद इंसान के चेहरे पे भी गिरेंगे, उसके हाथों पे भी गिरेंगे और वहाँ से फिर जो है या उसकी नाक के ऊपर गिरेंगे या उसकी आँखों के ऊपर गिरेंगे। तो उससे जो है ये वायरस जो है एक सेहतमंद इंसान तक पहुँच सकता है और फिर जो है उसको
बीमारी में मुब्तला कर सकता है, या उस बीमार शख्स को के साथ हाथ मिलाने से, उसके गले मिलने से, या उसके ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करने से, उसको टच करने से भी ये जो वायरस है ये सेहतमंद इंसान के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। या वो कमरा जिसके अंदर वो बीमार शख्स ठहरा हुआ है, या वो एरिया जिसके अंदर वो बीमार शख्स ठहरा हुआ है, वहाँ की फ़िज़ा में भी जो है उसके छींकने से या उसके खांसने से जो है वो वायरस जो है वो फ़िज़ा के अंदर होते हैं। अगर उस फ़िज़ा में एक सेहतमंद इंसान जो है वो सांस लेगा तो वहाँ से भी वायरस जो है उसके अंदर जो है वो फैल सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक बीमार शख्स के खांसने से, उसके छींकने से, या उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने से, या उसके ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया हैं उसको टच करने से जो है ये बीमारी जो है वो एक सेहतमंद इंसान के अंदर जो है वो फैल सकती है। या उसके जो बीमार शख्स है उसके और जो सेहतमंद शख्स है उसके दरमियान जो मुनासिब समाजी फ़ासला है वो कम हो जाता है, तो उससे भी जो है ये बीमारी जो है वो दूसरे सेहतमंद इंसान तक जो है वो बहुत जो है वो तेज़ी से फैल सकती है। आगे चलने से पहले एक चीज़ जहन में रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी जगह जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा गया है, उनको क्वारंटाइन किया गया है या उनको आइसोलेट किया गया है मुख्तलिफ़ रूम्स के अंदर या मुख्तलिफ़ कमरों के अंदर, अगर वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है कोविड-19 के जो बीमारी है उसके फैलाव के अंदर। क्योंकि जो नॉर्मल जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैं या एयर कंडीशंस हैं उसके अंदर ऐसे फ़िल्टर्स नहीं होते जो कोविड-19 का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, इसको वो फ़िल्टर कर सकें या उसको रोक सकें। तो क्या होता है कि उस केस के अंदर फिर वो कोविड-19 का जो वायरस है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से फिर जो है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं उनके रेस्ट एरियाज़ हैं या चेंजिंग रूम हैं, अगर वहाँ वो भी इस सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं तो वहाँ जो है वो वायरस पहुँच सकता है और फिर वो हेल्दी पर्सनस को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी जो है वो कोविड-19 के अंदर जो है वो मुब्तला कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे जो है एक वायरस जो है एक इंसान के अंदर दाखिल होता है, वो उसके अंदर जो है वो बीमारी पैदा करता है, वो सिम्टम्स उसके अंदर पैदा करता है और फिर उस बीमार इंसान से एक सेहतमंद इंसान तक वो वायरस जो है वो कैसे पहुंचता है। तो जैसे एक ज़ंजीर जो है उसको मुख्तलिफ़ कड़ियाँ मिल के जो है उस ज़ंजीर को कंप्लीट करती हैं, इसी तरह एक जो बीमारी है स्पेशली इन्फेक्शियस जो डिज़ीज़ है उसको एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेप्स से जो है वो गुज़रना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। अगर ये कड़ियाँ जो है ये कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो ये चेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और एक जो बीमारी है स्पेशली कोविड-19 जो है वो एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद इंसान को जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, जिससे उसका फैलाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन के अंदर जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ जो है इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं। तो तकरीबन जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं जो कि इस फैलाव बीमारी जो है जो इन्फेक्शन जो है उसके फैलाव के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है, जो अनासर है या उनसर है, वो इन्फेक्शियस एजेंट है। उसके बाद दूसरा रेज़रवायर, वो शख्स जिसके अंदर वो वायरस जो है वो बैक्टीरिया या फंजाई जो है वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, रहेगा और अपनी जो है वो बढ़ोतरी करेगा। और उसके बाद फिर नंबर 3 पोर्टल ऑफ एग्ज़िट, उस बीमार शख्स से जिसके अंदर वो ग्रो कर चुका है उसकी बॉडी से वो निकलेगा कैसे। नंबर 4 जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो फैलेगा कैसे एक बीमार शख्स से दूसरे
सेहतमंद शख्स तक वो कैसे पहुंचेगा। नंबर 5 जो है वो जो दूसरे शख्स तक पहुंच चुका है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल कैसे होगा। और फिर जो है फाइनली छठा जो हम कह सकते हैं जो एलिमेंट है, जो अंसर है, वो है ससेप्टेबल होस्ट। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या हैं। नंबर 1, इन्फेक्शियस एजेंट। हर वो बायोलॉजिकल एजेंट, हर वो बायोलॉजिकल थिंग जो बीमारी पैदा करती है उसको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया शामिल हैं, जिसके अंदर फंजाई शामिल हैं और वायरसेस जिनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं कोविड-19 के अंदर। तो हर वो एजेंट जो बीमारी पैदा करेगा उसको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। नंबर 2, रेज़रवायर के मीनिंग होते हैं ज़ख़ीरा। ऐसी जगह जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो अपनी रिहाइश करेगा, वो रहेगा वहाँ पे जो है वो अपनी ग्रोथ करेगा और अपनी जो है वो बढ़ोतरी करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वायरसेस जो हैं ऐसे पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जानदार अशिया के अंदर रहते हुए ही अपनी जो है वो बढ़ोतरी जो है वो कर सकते हैं। तो जानदार अशिया के अंदर वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है। वो जो है स्पेशली अगर हम बात करें वायरसेस की तो वो ज़्यादातर जो है वो जानदार अशिया के अंदर इंसानों, जानवरों और पौधों के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरियाज़ हैं या फंजाई जो हैं वो मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ख़ुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, पोर्टल ऑफ एग्ज़िट। जब वो इन्फेक्शियस एजेंट एक इंसान के अंदर जाएगा, उसके अंदर बढ़ोतरी करेगा, उसके अंदर ख़ुद को मल्टीप्लाई करेगा और सिम्टम्स पैदा करेगा, उसके अंदर अलामात पैदा करेगा जो माइल्ड अलामात भी हो सकती हैं, बहुत कम अलामात भी हो सकती हैं। एक नॉर्मल फ्लू से लेके वो डेंजरस भी हो सकती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, वो लीथल भी हो सकती हैं, जिसके अंदर जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे हमने डिस्कस किया कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो वो एक बीमार शख्स से वो निकलेंगे कैसे, वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो निकलेगा कैसे, वो उसके स्नीजिंग करने से, उसके छींकने से या उसके खांसने से या उसका अगर बॉडी के ऊपर अगर कोई कट लगा हुआ है तो उससे भी जो है वो निकलेगा। और उसकी ब्लीडिंग से या टॉयलेटिंग से भी जो है, या उसने जहाँ टॉयलेट यूज़ किया है वहाँ से भी जो है वो स्प्रेड हो सकता है। लेकिन जब हम स्पेशली कोविड-19 की हम बात करते हैं, इन्फेक्शन की या इन्फेक्शियस एजेंट की, वायरस की, कोरोना वायरस की, तो वो ज़्यादातर जो है स्नीजिंग से और कफिंग करने से जो है वो अगर बीमार शख्स छींक मारेगा या कफ जो है वो खांसी करेगा तो उससे भी जो है वो दूसरे वो उसकी बॉडी से निकलेंगे और दूसरे शख्स तक वो पहुंच सकते हैं। मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन 3 तरह हो सकती हैं। एक जो है वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए बीमार शख्स के खांसने से, उसके छींकने से जो है वो दूसरे सेहतमंद शख्स तक वो पहुंच सकते हैं, या बीमार शख्स के साथ हाथ मिलाने से, उसके गले मिलने से, या उसके ज़ेर इस्तेमाल अशिया को, मोबाइल को, या उसकी जो सर्फिसेज हैं जहाँ जहाँ पे उसने हाथ लगाया है वहाँ पे एक सेहतमंद इंसान अगर हाथ लगाएगा तो वहाँ से भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक सेहतमंद शख्स के अंदर, या उस एरिया के अंदर जहाँ पे वो रह रहा है, बीमार शख्स रह रहा है, उसको आइसोलेट किया गया या क्वारंटाइन किया गया, उस एरिया के अंदर भी जो है उसके खांसने और छींकने से वो फ़िज़ा के अंदर जो है वायरस होगा, वहाँ से भी एक सेहतमंद इंसान अगर उसके अंदर सांस लेगा तो वहाँ से भी वो उसके अंदर जो है वो जा सकती हैं और फिर जो है उसको इन्फेक्ट कर सकती हैं। जब वायरस जो है एक बीमार शख्स से निकल के जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एक सेहतमंद इंसान तक पहुंचता है, तो फिर वो सेहतमंद इंसान की बॉडी के अंदर कैसे दाखिल होगा, तो वही सोर्स है जहाँ से वो एग्ज़िट हो रहा है एक सेहतमंद इंसान के अंदर, उन्हीं सोर्सेज के ज़रिए जो है वो उसकी बॉडी के अंदर दाखिल होगा। यानी कि उसके मुंह के ज़रिए या उसके नाक के ज़रिए या उसकी आँखों के ज़रिए जो है, या उसने अगर
सरफेसेस को टच किया है हाथों के ज़रिए, अगर वो उसने सरफेस को टच किया है, हाथ जो है वो अगर वो अपने मुंह को लगाएगा, अपनी आँखों को लगाएगा या अपने नाक को जो है वो लगाएगा, तो वहाँ से भी जो है वो वायरस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक आंसर जो है वो है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट का मतलब है ऐसा मेज़बान जो बहुत हसास होगा, ठीक है। स्पेशली जो है ससेप्टेबल होस्ट जो है हम कह सकते हैं ऐसा मेज़बान जिसके अंदर जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है, उसका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो बहुत वीक होगा, बहुत कमज़ोर होगा। क्योंकि हमने जैसे पहले कहा कि सिम्टम्स जो हैं वो बहुत माइल्ड हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके अंदर कोविड-19 जो डिज़ीज़ है उसकी बॉडी के अंदर वायरस होने के बावजूद जो है उसकी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, या बहुत कम सिम्टम्स जो है वो फ्लू की शक्ल में या माइल्ड कफ की शक्ल में वो ज़ाहिर होते हैं। तो उन लोगों के अंदर जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत मज़बूत होगा, उन लोगों के अंदर ये वायरस जो है सिम्टम्स जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस करेगा या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगा, और उन लोगों के ऊपर ये बीमारी जो है वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बहुत कमज़ोर होगा, स्पेशली बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर, 50 साल से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो क्यों बच्चों के अंदर अभी डेवलप हो रहा होता है क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम, और बूढ़ों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, एज की वजह से जो उनके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है। या ऐसा शख्स जिसके ऊपर कुछ ऐसी बीमारियां हैं उसको लाहक हैं जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो चुका है, तो उनके लिए ये वायरस जो है वो बहुत ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। उसके ऊपर बहुत जो है वो सिम्टम जो हैं, बहुत सीवियर सिम्टम जो हैं, बुखार की सूरत में, खांसी की सूरत में, या सांस लेने के अंदर दुश्वारी की सूरत में उनके अंदर जो है ये सिम्टम्स पैदा कर सकता है, और ये उन लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, और उनके लिए ये जानलेवा भी जो है वो साबित हो सकता है। अब हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको हमने देखा कि एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है एक शख्स के अंदर दाखिल होता है, उसके अंदर बीमारी पैदा करता है, वहाँ से वो निकलता है और दूसरे एक सेहतमंद शख्स तक पहुँचता है, उसके अंदर जो है वो बीमारी की जो है वो अलामत पैदा करता है। वो माइल्ड भी हो सकती हैं, वो सीवियर भी हो सकती हैं। तो हमने कोशिश करनी है, आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर है, जो स्लाइड है, इसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हमने इस चेन को कैसे तोड़ना है। ये जो वायरस जो है एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद इंसान तक पहुंच रहा है, जो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके ज़रिए पहुंच रहा है, तो हमने इस चेन को, जो एक पूरी चेन चल रही है, उसको हम ब्रेक करना है, ताकि हम इस बीमारी को जो है हम फैलने से एक बीमार शख्स से एक सेहतमंद इंसान तक पहुंचने के लिए, और फिर उसके अंदर वो बीमारी पैदा करेगा, और वहाँ से फिर आगे जो है वो दूसरे इंसानों के अंदर जो है वो बीमारी पैदा करने का वो सबब बन सकता है, बीमारी के फैलाव का सबब बन सकता है। तो उसको हमने इस चेन को जब हम ब्रेक कर देते हैं, इस चेन को हम तोड़ देते हैं, तो उससे जो है वो बीमारी के मुआशरे के अंदर फैलाव जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो क्या तरीक़ाकार हैं कि हम इस बीमारी से हम बच भी सकते हैं, और फिर हम दूसरों को भी इससे जो है हम जो है वो महफूज रख सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसके अंदर हमारी जो रूटीन है उसके अंदर चेंजेस ला के, उसके अंदर हम जो है वो तब्दीली ला के हम इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं, ताकि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत ही अहम जो है, वो प्रैक्टिसिंग गुड हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। क्योंकि जब वो बीमार शख्स जो है वो खांस रहा है या छींक रहा है, तो उसके मुंह से जो कतरे निकलेंगे, ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, वो एक सेहतमंद इंसान के हाथों तक पहुंच सकते हैं। या अगर सेहतमंद इंसान ने ऐसी सरफेस को टच किया है जहां से जो है वो वायरस जो है उस तक पहुंच सकता है,
और उस वो जब आप अपने मुंह को या अपनी आँखों को या अपने नाक को हाथ लगाएगा तो वहाँ से जो है इन्फेक्शन जो है वो उसके अंदर दाखिल हो सकती है, एजेंट उसके अंदर दाखिल हो सकता है। या जब आप बाहर जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए या बाहर कोई ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है उस सरफेस को आपने टच किया है जहाँ से आपके वो वायरस जो है आपके हाथों को लग सकते हैं और फिर आपकी जो है वो जिस्म तक पहुँच सकते हैं। तो हाथों को धोना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट है वो है कफ़ एंड स्नीज़ एटिकेट्स। जब कोई नॉर्मल इंसान जिसके अंदर वायरस तो है लेकिन उसके ऊपर सिम्टम्स पैदा नहीं हो रहे, और बीमार शख्स जो है जिसके ऊपर कोविड-19 डिज़ीज़ जो है वो हमलावर हो चुकी है, उसके अंदर सिम्टम्स पैदा हो चुके हैं, तो वो खांसने और छींकने के अगर वो मुनासिब आदाब का ख़्याल रखता है तो उससे जो है वो बीमारी का फैलाव जो है वो हम कम कर सकते हैं। या हम हमारी जो रूटीन लाइफ है हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज़ के अंदर जो हमारी ज़ेर इस्तेमाल अशिया हैं उनको हम जो है उनको हम साफ़ करें, उनको हम मुनासिब जो है उसको हम डिसइंफेक्ट करें, और रूटीनली जो है मुनासिब वक्फ़े के साथ अगर हम उनको डिसइंफेक्ट करें तो इस तरह भी हम जो है वो बीमारी के फैलाव को हम रोक सकते हैं। या हम सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाएं, लोगों के दरमियान समाजी फ़ासला रखें, अपने प्यारों के दरमियान जो है वो समाजी फ़ासला रखें, ताकि जो है एक समाजी फ़ासला रखने की वजह से जो है वो वायरस जो है वो ना तो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए जो है वो पहुंच सकेगा, ना ही वो जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए जो है वो दूसरे सेहतमंद इंसान तक पहुंच सकेगा, और ना ही जो है वो फ़िज़ा के अंदर सांस लेने से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर, सेहतमंद इंसान की बॉडी के अंदर वो पहुँच सकता है। तो हैंड हाइजीन जो है, हाथों को धोना, उनको साफ़ रखना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए या उसको बहुत मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए। तो हाथों को धोना, जैसे मैंने पहले कहा कि हाथों को धोना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम बाहर से आते हैं तो हो सकता है वो वायरस हमारे हाथों को लगा हो, उन अशिया को जिनको हमने टच किया है उन अशिया पे जो है वायरस हो और उससे वो हमारे हाथों को लग सकता है। तो हाथों को धोना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुनासिब जो तरीक़ाकार है, जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ छुपे हुए जो हम कह सकते हैं कि उंगलियों के अंदर जो है वो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वो वायरस जो है वो जो है वो हमारी स्किन के साथ टच कर सकता है। वो मट्टी, वो धूल, वो मैल जो है वो वजह बन सकती है उस वायरस को हमारी बॉडी के साथ चिपका रहने में, उसको टच करने में, और वो जो है फिर वो हमारे हाथों के ज़रिए खाना खाने के दौरान, या जब हम स्पेशली जब हम हाथ अपने आँखों को, अपने नाक को या अपने मुंह को टच करते हैं, चेहरे पे टच करते हैं, तो वहाँ से वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। तो हाथों को धोना और मुनासिब तरीके से धोना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्रीक्वेंटली जो है हाथों को धोना, स्पेशली जब आप बाहर से आ रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदारी करके आ रहे हैं, तो घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले आप हाथों को अच्छी तरह धोएंगे, या आप वॉशरूम जो है वो इस्तेमाल करने के बाद जो है वो स्पेशली आप हाथों को ज़रूर धोएंगे, और इसी तरह खाना खाने से पहले जो है वो आप हाथों को जो है वो बहुत अच्छी तरह धोएंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाथों की सफाई के लिए 7 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल जो है एक तरीक़ाकार जो है वज़ा किया गया है। अगर हम इस तरीक़ाकार एक वज़ा करदा तरीक़ाकार के ज़रिए हम हाथों को अच्छी तरह बार बार जो है हम धोते हैं, तो हम जो हाथों के ज़रिए बीमारी के फैलाव को हम बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हम उस फैलाव को हम रोक सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हाथ धोने का जो तरीक़ाकार है उसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको कैसे हाथ हम धो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सोप जो है, कोई भी सोप हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो सरफेक्टेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे हाथों पे लगा हुआ गर्द गुबार, मैल जो है उसको हमारे हाथों से रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप हाथों पे लगाएंगे अच्छी तरह और उसको रब करेंगे ताकि झाग बन जाएगी, हथेलियों को और उंगलियों को अंदर से जो है वो साफ़ करेंगे। उसके बाद हाथों की बैक साइड पे जो है और उंगलियों की बैक साइड जो है वहाँ पे उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह रब करेंगे ताकि
छुपा हुआ मैल जो है, गर्द गुबार जो है वहाँ से निकल सके। उंगलियों को आपस में अच्छी तरह जो है वो रब करेंगे ताकि जो नाखून के अंदर जो मैल छुपा हुआ है या गर्द गुबार है जिसके साथ जो है वह बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह साफ़ करेंगे। हथेलियों के ऊपर रगड़ेंगे और उसके बाद अंगूठों के जो है वो छुपी हुई जो जगह है उसको अच्छी तरह आप साफ़ करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि हर उस जगह को हाथों की जहाँ पे आप समझते हैं कि गर्द गुबार मैल जो है छुपा हो सकता है और उसके साथ जो है वो बैक्टीरिया जो हैं स्किन के साथ अटैच हैं, उसको आपने अच्छी तरह रब करना है। उसके बाद मुनासिब मिक़दार में पानी से आप अच्छी तरह हाथों को जो है वो धो लेंगे और सारा जो उसके ऊपर जो फोम है, जो झाग है, आप उसको अच्छी तरह रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने उस नल जिससे आप हाथों को धो रहे हैं, आपने उसके नॉब को जो है उसका हैंडल जो है उसके ऊपर पानी गिराना है अच्छी तरह, ताकि उसके ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस लगे हों तो वो वहाँ से बह जाएं। और फिर अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल है तो उस टिश्यू के ज़रिए आप नॉब को उस टैप को अच्छी तरह बंद कर देंगे और उस टिश्यू को मुनासिब जो है तरीक़ाकार से उसको आप डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। तो इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए अगर आप बार बार हाथ धोते हैं तो आप जो है वो बहुत अच्छी जो है वो हाथों की सफाई मुमकिन बना सकते हैं। अगर जो है पानी और साबुन जो है आसानी से अवेलेबल नहीं है और आपको बार बार आपको बार बार जो है वो हाथों की सफाई करना ज़रूरी है, तो फिर उस सूरत में आप हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए अपने हाथों की सफाई मुमकिन बना सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र जिसके अंदर कम से कम जो है वो 60% अल्कोहल जो है उसकी मिक़दार होगी, वो आपके हाथों की बेहतर सफाई के अंदर जो है वो आपकी जो है वो मदद कर सकता है। तो अगर आपके पास पानी और साबुन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप फिर हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए अपने हाथों को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस से आप उसको जो है पाक कर सकते हैं अपने हाथों को। उसके बाद हमने कहा था कि कफ़ और स्नीज़िंग एटिकेट्स जो हैं, जो आदाब जो हैं, उनका ख्याल रखते हुए अगर आप खांसते और छींकते हैं तो उससे आप बीमारी के फैलाव को आप मिनिमाइज़ भी कम कर सकते हैं और उसको आप रोक भी सकते हैं। उसमें जो है वो तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आप अगर कफ़ कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं और छींक रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो आप किसी टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे या रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। टिश्यू और या रुमाल को अपने नाक और मुंह के ऊपर रखेंगे और उसके बाद खांसने और छींकने के बाद उस टिश्यू को जो है वो आप मुनासिब तरीके से उसको तलफ़ करेंगे, डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल अवेलेबल नहीं है तो आप फिर कोशिश करेंगे कि आप जब अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो फिर आप अपनी जो है वो कोहनी का इस्तेमाल करें, ताकि वो जो खांसने और छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरों सामने बैठे हुए लोगों तक या फ़िज़ा के अंदर जो है वो ना फैल सकें और वो दूसरे सेहतमंद लोगों तक ना पहुंच सकें। और ये तमाम जो है वो कफ़िंग और स्नीज़िंग करने के बाद जो है आप अच्छी तरह हाथों को जो है वो मुनासिब जो है वो जो तरीक़ाकार पीछे स्लाइड्स के अंदर दिखाया गया उसको उस तरीक़ाकार से अच्छी तरह धोएंगे। इसमें इस कफ़िंग और स्नीज़िंग के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ख़ाली हाथों के ऊपर आपने जो है वो नहीं खांसना या छींकना, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं आपके हाथों के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं और वो फिर आप जहाँ पे भी हाथ वो टच करेंगे वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुँच सकते हैं। बग़ैर हाथ के भी आपने नहीं छींकना, क्योंकि जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो बहुत ही प्रेशर से जो है वो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और सामने बैठे हुए लोगों और फ़िज़ा के अंदर वो फैल जाते हैं, जिससे जो है वो बहुत ही जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है बीमारी के फैलने का। तो सही तरीक़ाकार क्या है, आप टिश्यू का या रुमाल का इस्तेमाल करेंगे खांसने और छींकते हुए, और अगर आपके पास टिश्यू और रुमाल अवेलेबल नहीं है तो आप कोहनी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो बैक्टीरियाज़, वायरसेस और ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरों तक जो है वो ना पहुंच सकें। और रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ़ है उसके अंदर हम बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं उनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं।
और वो बहुत ही हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं हमारी वो जो बीमारी है जो कोविड-19 है उसके फैलाव में जो है वो बहुत ही पोटेंशियल सोर्स हो सकते हैं। उनके ऊपर वो वायरसेस जो है वो हो सकते हैं और वहाँ से वो हेल्दी पर्सन तक जो है वो पहुँच सकते हैं। उसके अंदर मोबाइल हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं बार बार जो, क्योंकि जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसके अंदर ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं, तो अपना जो है वो टाइम किल करने के लिए जो है वो मोबाइल का जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर बच्चे भी शामिल हैं, उसके अंदर बड़े भी शामिल हैं। तो एक मोबाइल जो है वो एक से ज़्यादा हाथों के अंदर जाता है तो वहाँ से जो है वो बीमारी फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो कार स्टीयरिंग है उसको हाथ लगाते हैं, वो एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है कोविड-19 की जो डिज़ीज़ है उसके इन्फेक्शियस एजेंट का। या घर में रहते हुए या ऑफिसेज़ के अंदर जो है वो जाते हुए आप जो है वो बार बार डोर हैंडल्स जो हैं, डोर नॉब्स जो हैं उनको दरवाज़ों को बंद या खोलते हैं उनके ज़रिए, तो वो भी एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है एक वायरस के फैलने के लिए। तो उनको इन तमाम उन चीज़ों को साफ़ रखना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अहम है, क्योंकि वो बहुत ही पोटेंशियल सोर्स हैं बीमारी के फैलाव के अंदर। तो इन मोबाइल्स को, इन डोर नॉब्स को या जो कार स्टीयरिंग है उनको या वर्किंग टेबल जो हैं उनकी सर्फेसिस को जो है वो साफ़ करने के लिए जो है, अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल है तो 60% अल्कोहल सॉल्यूशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है सैनिटाइजेशन के लिए, आपकी सर्फेसिस को जो है वो साफ़ करने के लिए। अगर क्योंकि नॉर्मली अल्कोहल जो है हमारे माशरे के अंदर अल्कोहल जो है इतना नॉर्मली इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो आप इसके मुतबादल के तौर पे हाउस होल्ड जो ब्लीच है जिसके अंदर जो सोडियम हाइपोक्लोराइट अवेलेबल है उसके ज़रिए आप जो है सरफेसेस को साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आप तकरीबन 1 गैलन पानी के अंदर, 1 गैलन जो है वो तकरीबन 4 लीटर के बराबर होता है, उसके अंदर आप 3/4 कप जो है वो रेगुलर ब्लीच का जिसके अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट अवेलेबल है वो उसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह उसको हिलाएंगे। तो फिर आप किसी मॉप के ज़रिए या उस सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन को स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के उन सरफेसेस के ऊपर जो है आप उसका छिड़काव करेंगे। उसको 5 मिनट के लिए जो आप उसको छोड़ देंगे ताकि वो इफ़ेक्टिवली जो है वो दाखिल हो सकें बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर। और फिर आप फाइनली उस सरफेस को जहाँ पे आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया है या मॉपिंग किया है उसको आप अच्छी तरह साफ़ कर देंगे या उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे ताकि वो हवा के ज़रिए जो है वो एवेपोरेट हो जाए। लेकिन क्योंकि ब्लीच जो है, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत जो है वो अगर ज़्यादा मिक़दार में वो इस्तेमाल हो रहा है या बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। तो हर उस शय को जो आप उसको टच कर रहे हैं उसको आप फाइनली जो है वो अच्छी तरह साफ़ करेंगे, उसको रिंस करेंगे पानी के ज़रिए या जो फ्रेश वाटर है उसके ज़रिए अच्छी तरह उसको साफ़ करेंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर जो है हम घरों में रहते हैं, वहाँ पे हम अपने टाइम को किल करने के लिए ज़्यादातर हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मोबाइल जो है वो एक से ज़्यादा हाथों में जो है वो जा रहा होता है, तो आप मोबाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल सोर्स है बीमारी के फैलने के अंदर। तो मुख्तलिफ़ स्टडीज़ ये बताती हैं तकरीबन 68% जो मोबाइल्स होते हैं वो जो है वो पोटेंशियल सोर्स हैं, उनके ऊपर इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो हो सकते हैं और वो वहाँ से वो बीमारी जो है वो फैल सकती है। तो आप बहुत ही मुनासिब वक्फ़ों के ऊपर जो है आप अपने मोबाइल को जो है वो अच्छी तरह साफ़ करेंगे। 60% अल्कोहल जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है आपके मोबाइल क्लीनिंग के लिए। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उस सोप के ज़रिए, वाटर के ज़रिए एक मॉप गीला करके या डस्टर गीला करके आप मोबाइल को अच्छी तरह आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें वो सोप और वाटर जो है आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको वो डैमेज ना करें। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए एक समाजी फ़ासला रखते हुए हम जो है इस बीमारी के फैलाव को हम रोक सकते हैं, ताकि वो बीमारी जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो एक बीमार शख्स से दूसरे सेहतमंद इंसान तक जो है वो
ना फैल सके और उस तक ना पहुंच सके और फिर जो है वो फर्दर आगे जो है वो ट्रांसमिट ना हो सके। तो उसके लिए हम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर मुख्तलिफ जो है वो हम प्रैक्टिसेस करते हैं। उसमें हम घरों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को हम जो है वो बंद करते हैं, ताकि क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो गैदरिंग ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा जमा होते हैं और वहाँ से जो है वो बीमारी जो है वो फैलने के ख़दशात ज़्यादा होते हैं। तो स्कूलों और कॉलेजेस को बंद करते हैं और फिर जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई का जो है वो हर्ज ना हो, तो फिर उसके ज़रिए हम डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए जो हम उनकी पढ़ाई को से इन टच रहते हैं। उसके बाद आप जो है वो घर में रहें। ऑफिसेज़ जो है वो नॉर्मली ऐसे ऑफिसेज़ जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है उसको बंद करते हैं, या फिर जो है वो ड्यूटी टाइमिंग्स जो हम चेंज करते हैं, या ज़्यादातर कोशिश की जाती है पे घर 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 से ही आप जो है वो ऑफिसेज़ का काम जो कर सकें ऑनलाइन। तो ये प्रैक्टिस की जा सकती है। फिर हम शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं उनको हम कैंसिल कर दें, क्योंकि हर उस जगह जहाँ पे हर उस तकरीब जहाँ पे जो है वो गैदरिंग हो सकती है, लोग ज़्यादा जमा हो सकते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा होता है बीमारी के फैलने का। तो शादी हॉल जो हैं उसको हम बंद करेंगे, या ट्रैवलिंग जहाँ पे लोग एक एक जगह पे बैठ के, एक ट्रेन के अंदर, एक गाड़ी के अंदर बैठ के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है बीमारी के फैलाव के अंदर जो। या फिर आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके ऊपर आप जो है वो अमल करेंगे। दो लोगों के दरमियान जो मुनासिब समाजी फ़ासला है उसको रखेंगे, तो उससे भी जो है वो बीमारी के फैलाव से हम रुक सकते हैं, या बीमारी के फैलाव को हम रोक सकते। तो कम से कम 2 मीटर का जो फ़ासला है दो लोगों के दरमियान जो है वो एक मुनासिब फ़ासला है, जो कि हेल्पफुल साबित हो सकता है कि वो बीमारी के फैलाव को हम रोक सकते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि मास्क क्या होते हैं, कौन से मास्क जो हैं वो कोविड-19 जो डिज़ीज़ है उसके फैलाव में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं, और किन लोगों को वो मास्क पहनना ज़रूरी है। तो मास्क के ये जो वीडियो है इसके इस स्लाइड के अंदर हम ये देख लेते हैं कि किन लोगों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, या आप सेहत के जो निज़ाम है उससे जुड़े हुए हैं और अब डायरेक्टली जो है उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो कोविड-19 की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, या ऐसे लोग जिनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो फिर आप मास्क पहनेंगे। या अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हैं, आपके अंदर इस तरह की जो है वो सिम्टम्स हैं, या कोविड-19 की सिम्टम्स हैं आपके अंदर, या आप ऐसे लोग घर में कोई बीमार है आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो आप फिर मास्क पहनेंगे। या डॉक्टर या आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है आपको नसीहत कर रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है कि आप मास्क को पहनें, या आपकी कंट्री के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, आपके शहर के अंदर अगर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं कि आप मास्क पहनें, तो अब फिर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें, तमाम लोगों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं। अगर आप घर में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका आप ख्याल रखते हैं, एक मुनासिब समाजी फ़ासला आप रखते हैं, तो फिर तमाम लोगों के लिए मास्क पहनना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप एक चीज़ ज़हन में रखें, जब आप तमाम लोग जो है मास्क पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि मास्क जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो उनकी कीमत जो है वो बढ़ सकती है, और फिर उन लोगों के लिए वो जो है वो अच्छा नहीं होगा जिनको इन मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके ऊपर जो है वो इकनॉमिकल बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, और ज़्यादातर जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनके लिए मास्क की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर उनके लिए मास्क की शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो जो है वो हमारा हेल्थ केयर का जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो सकता है। N95 मास्क जो है ऐसा मास्क जो तकरीबन 95% जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं उनको फ़िल्टर करता है। तो
उसको हम N95 मास्क कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो हैं, जो फ़िज़ा के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो वायरसेस हैं या डस्ट है, उसको रोकने के लिए, उसको फ़िल्टर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो N95 मास्क जो है, एक चीज़ ज़हन में रखें, N95 मास्क जो है वो आम लोगों के लिए ये N95 मास्क नहीं होता। N95 मास्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं, जो हमारा सेहत का जो निज़ाम है उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पेशेंट्स को, जो मरीज़ हैं उनको डायरेक्टली जो है वो उनकी केयर कर रहे हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। N95 मास्क आर रिकमेंडेड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, या हर वो शख्स जो बीमार लोगों की कोविड-19 जो बीमारी है उसके पेशेंट्स को की केयर कर रहा है, उनको ट्रीट कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये N95 मास्क जो है वो रिकमेंडेड है। आम लोगों के लिए जिनके अंदर ये डिज़ीज़ नहीं है या उनके अंदर ये अलामात नहीं हैं, उनके लिए ये N95 मास्क पहनना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सर्जिकल मास्क जो हैं, जो नॉर्मली आम लोग जो हैं, जो सिक हैं, जो बीमार हैं, या वो लोग जो बीमार अपने घर में जो बीमार लोग हैं उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है, और आम जो स्टाफ है उसके लिए भी जो है वो सर्जिकल मास्क जो है वो रिकमेंडेड है। तो ऐसा सर्जिकल मास्क जिसकी 3 तहें होंगी, 3 जो है उसकी लेयर्स होंगी, वो ही जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है जो हमारी कोविड-19 डिज़ीज़ है उसको प्रिवेंट करने में, ताकि वो दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। तो अगर वो मास्क जो है वो 3 लेयर्स का है, कलर कोई भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो है 3 जो तहें हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 तहें जो हैं, ये इनकी जो वर्किंग है वो एक जो पहली तह है वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको वो रोकेगी। दूसरी जो दरमियान वाली तह है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको जो है वो फ़िल्टर करेगी, और जो आखिरी जो बाहर वाली तह है वो मॉइस्चर जो है वो उसको जो रोकेगी। तो ये जो है वो उन लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी है जो बीमार हैं, या ऐसे लोग जो उन लोगों की जो है वो घर में रहते हुए तीमारदारी कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क जो हैं, सर्जिकल मास्क जो हैं वो सर्जिकल मास्क आर रिकमेंडेड फॉर दोज़ हु आर इन्फेक्टेड। सर्जिकल मास्क जो हैं हर बंदा नहीं पहनेगा, सिर्फ वही लोग जो इन्फेक्टेड हैं वो पहनेंगे, या ऐसे लोग जो उन मरीज़ों की जो है वो देखभाल कर रहे हैं घरों में रहते हुए, जिनके अंदर थोड़ी बहुत सिम्टम्स हैं, वो पहनेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आप मुनासिब समाजी फ़ासला रखते हैं ऐसे लोगों से जिनके अंदर कोविड-19 की बीमारी है, उसकी सिम्टम्स हैं, तो उससे हम दूर रहते हैं, तो मास्क पहनना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जब समाजी फ़ासला हम कम रखेंगे, ऐसे जगह जहाँ पे वो क्राउडिंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा जमा हो रहे हैं, वहाँ पे अगर हमने जाना है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, या ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है, अगर वहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर जो है वो मास्क आप पहन सकते हैं। नॉर्मल घरों के अंदर, नॉर्मल जो रूटीन के अंदर मास्क पहना हेल्दी पर्सनस के लिए इतना ज़्यादा अहम नहीं है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस जो पूरा वीडियो है, जो पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको अगर हम फाइनली जो है इसको हम कंक्लूड करें, इसका अगर हम नतीजे पे पहुँचें, तो एक चीज़ हम नतीजे पे पहुँचते हैं कि अगर हम घरों में रहते हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको हम लिमिट कर देते हैं, हम जो है वो ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, मजमा ज़्यादा है, तो और हम फिर मुनासिब जो है वो समाजी फ़ासला रखते हुए जो है हम जो है अगर हम मुनासिब अपने घरों की सफाई रखते हैं, उन सर्विसेज की सफाई रखते हैं, तो उनको हम जो है वो कफ एटिकेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है हम इस बीमारी को हम फैलाव से हम रोक सकते हैं। तो इसमें हम फाइनली अगर हम कंक्लूड करें कि हमने जो है इस बीमारी से डरना नहीं है, हमने इस बीमारी से जो है वो बचना है। हम जो है
इस बीमारी के ज़रिए हम इस बीमारी को फैलने से अगर हम रोकेंगे तो ये बीमारी को से हम बच सकते हैं, ख़ुद भी बच सकते हैं, हम दूसरों को भी, अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, घर वालों को, दोस्तों को हम जो है इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। तो डरना नहीं, बचना है। अगर आप जो है आप भी MBRU एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो ये दिया गया जो लिंक है इसके ऊपर आप जो है वो क्लिक करें, अपना कोर्स कंप्लीट करें और आप भी जो है वो एम्बेसडर बन सकते हैं। इस एम्बेसडर बनने के नतीजे में आप जो है वो ख़ुद भी अपने आप को बीमारी से जो है वो बचा सकते हैं और फिर दूसरे लोगों को भी आप जो है वो रहनुमाई जो है वो दे सकते हैं कि वो कैसे ख़ुद को भी अपने जो है वो अपने आप को भी बीमारी से बचाएं और अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनको भी इस बीमारी से बचाएं। तो आप फिर इस जो लिंक है इसको क्लिक करके आप जो है वो अपनी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसके अंदर अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह आपको इस बीमारी से महफूज रखे, आप जो है वो एक सेहतमंद जो है वो ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।